स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10 हिंदी कंप्लीट पेपर करवाने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दें ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कंप्लीट 1 से लेकर 30 तक जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनको करेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्टिव में जो हमारे फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जिसमें से हमारा 1 से लेकर 30 तक पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में 1 से लेकर 4 तक हमारा गद्यांश दिया गया है जिसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो गद्यांश में कह रहा है, शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनका परिवेश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह समान ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना ना होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे और औरों को उसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। बिल्कुल अच्छा सा गद्यांश है। तो प्रश्न कह रहा है पहला कि शास्त्री जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो सामान्य, वो हर एक परिस्थिति में सामान्य रहे। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा प्रश्न कह रहा है शास्त्री जी के व्यक्तित्व कैसे थी? तो शास्त्री जी का व्यक्तित्व विनम्रता, सादगी और सरलता से भरा हुआ था। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री जी रहने पर भी उन पर किस व्यक्ति का प्रभाव रहा? तो उन पर किस व्यक्ति का रहा मेरे प्यारे बच्चों? तो उन पर रहा था बापू का। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सन 1921 में शास्त्री जी किस चीज़ को छोड़ दिया था? तो पढ़ाई को छोड़ दिया था। किसके से प्रभावित होकर? तो बापू से। तो हमने गद्यांश को कंप्लीट किया। अब हमारा 5 से 8 तक हमारा काव्यांश पूछे जाते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा मन समर्पित, तन समर्पित और या जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दूँ। तो इसके बाद कह रहा माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिंचन, किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। काफ़ी अच्छा यहाँ पे काव्यांश पूछा गया है। नीचे प्रश्न कह रहा है कि काव्यांश में किसको अपना सब कुछ समर्पण करने की बात कही गई है? तो धरती को। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि ने इस कविता में क्या क्या समर्पण कर रहे हैं? तो कवि इस कविता में तन, मन और जीवन सबको समर्पित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट होगा। वहीं 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंकिंचन शब्द का अर्थ क्या है? तो अंकिंचन शब्द का अर्थ होता है गरीबी, दरिद्रता होता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह 8 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगी? तो इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगी देश की धरती। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और आप लोग का एग्जाम यानी कल जो एग्जाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो हमारा व्याकरण खंड से है मेरे प्यारे बच्चों। तो निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन हम आप लोग को छोड़ रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि इसमें क्या होगा। राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई, ट्रेन तेज चलती है। तो ये तो सरल वाक्य है। राम ने परीक्षा लिखा, पानी बह रहा है। आप लोग हमें जल्दी से कमेंट करें कि घा और खा में दोनों में क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का आ रहा है कि वाच्य के भेदों के नाम इनमें से कौन है? तो आप लोग को पता है कर्तव्यवाच, कर्मवाच, भाववाच तीनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा घा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 11 नंबर कह रहा है कि सोहन विद्यालय जा रहा है, सही पद बताइए। तो सोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है यानी कि पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक। तो ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है सोहन ने पहाड़ जैसी रोटी खा ली, यह कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर गा इसका करेक्ट होगा। वहीं 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। वहीं 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राहुल ने से दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राहुल से दौड़ा नहीं जाता यानी कि यहाँ भाव का प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका भाववाच्य हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा व्याकरण कंप्लीट हुआ। फिर से हम गद्यांश की ओर चलते हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक से दिए गए हैं। तो जिसमें कह रहा है कि हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। उन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समझ नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या
आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो ये हमारा नेताजी का चश्मा, जिसका लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। यहाँ से प्रश्न हमारा, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो अभी हमने बात की है स्वयं प्रकाश, इसका आंसर होगा। कैप्टन क्या काम करता था, तो चश्मा बेचता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं हवलदार साहब किसके देशभक्ति के समझ नतमस्तक थे, तो चश्मे वाले के सामने नतमस्तक हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बत्तीसी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बत्तीसी शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों दांत होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नीचे हमारा प्रश्न जो दिया गया है वो हमारा काव्यांश जो पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कह रहा है, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो ये हमारा पद कविता से सूरदास का दिया गया है। तो यहाँ से जो हमारा प्रश्न कह रहा है 90 नंबर की, कवि तथा कविता का नाम लिखिए, तो कवि का नाम हो जाएगा सूरदास और कविता का नाम पद हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरि किसे कहा गया है, तो कृष्ण को कहा गया है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद में चतुर शब्द किनके लिए प्रयोग हुआ है, तो चतुर शब्द जो प्रयोग हुआ है वो कृष्ण के लिए हुआ है और उद्धव के द्वारा किया गया है। वहीं 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, यह कविता किस भाषा में लिखी गई, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस समय लड़की के विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या थी, तो आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि 18 वर्ष था, 20 वर्ष या 16 वर्ष। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेताजी के चश्मा के रचयिता कौन है, तो स्वयं प्रकाश थे। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। ऑप्शन आप लोग के लिए लखनवी अंदाज, इसके अलावा इनमें से कोई नहीं, या फिर संस्कृति। आप लोग हमें जल्दी से कमेंट में लिखें कि इसका क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का रहा है कि सूरदास का निधन कब हुआ, तो सूरदास का मृत्यु कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों। सूरदास का मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आत्मकथा कविता में मधुर चांदनी रातों की बात किनसे की गई है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की आत्मकथा कविता में मधुर चांदनी रातों की बात किसने किया है, तो जयशंकर प्रसाद ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का रहा है कि नागार्जुन के अनुसार फसल किसकी जादू है, तो वैसे तो पाठ में मिट्टी, हवा, धूप को कहा गया, लेकिन मुख्य रूप से नागार्जुन ने पानी का जादू कहा है, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है, तो घ हमारा करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भोलानाथ अपने माता को किस नाम से पुकारा करते थे, तो भोलानाथ अपने माता को प्रेम से मैया कहते थे। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेहनतकश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है, तो गैंगटोक को कहा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है, तो घ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 1 से 30 तक जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे उन सभी को किए हैं। अब हमारा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जो है खंड बी में, जहाँ पे सबसे पहले गद्यांश दिया गया है आत्मनिर्भरता का अर्थ अपने ऊपर निर्भर रहना, जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो प्रश्न को हम सबसे पहले देखेंगे 1 से 6 तक करेंगे, जिसमें से 31 का आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। दूसरा स्वावलंबन से क्या आप क्या समझते हैं। तीसरा है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, और चौथा कह रहा है कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक क्या है। वहीं 5 नंबर कह रहा है यानी कि 35 कि आत्मविश्वास के बल पर क्या मिलता है, और 36 कह रहा है सर्वांगीण उन्नति का आधार किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो इन सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम उन प्रश्नों को देखेंगे। खंड बी का जो हमारा पहला प्रश्न था कि आत्मनिर्भरता का अर्थ, तो किसी अन्य पर निर्भर हुए बिना अपने आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना तथा समाज, निज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करना आत्मनिर्भरता कहलाता है। दूसरा स्वावलंबन का तात्पर्य है, तो स्वयं पर अवलंबन अर्थात निर्भरता, यह जीवन का अमूल्य आभूषण है, यह सर्वांगीण उन्नति के आधार होता है।
33 का हमारा सही इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, तो आत्मनिर्भरता हो जाएगा। वहीं 34 नंबर प्रश्न जो हमारा, व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना का उत्पन्न होना आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना गया है। 35 में हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहने से आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। और 36 हमारा सर्वांगीण उन्नति का आधार किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, जैसे स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। तो 1 से लेकर जो हमारा 31 से 36 तक 6 प्रश्न करने थे, उन प्रश्नों को हमने कर लिए हैं। स्वावलंबन का संधि विशेष स्व जोड़ अवलंबन होता है।